नमस्कार मित्रों, मैं ओनली सिविल सेवक टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज दिनांक 25 मार्च 2021 को द इंडियन एक्सप्रेस में जो भी चर्चा का विषय है उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो एक केस स्टडी देख लेते हैं। उस केस स्टडी को देख लीजिए, उसके बारे में बताइए। मान लीजिए आप किसी भी जिले या क्षेत्र में एक एसडीएम है और वहाँ पे रूमर्स फैलाए जा रहे हैं कि लॉकडाउन हो सकता है, और खासकर इस टाइम में ऐसा कोई भी रूमर हो सकता है क्योंकि अभी का टाइम है तो लॉकडाउन का है, इसलिए रूमर्स लॉकडाउन मान लेते हैं। जैसे अभी हो रहा है कि पिछले साल की ही वीडियो को उठा के लोगों को भेजा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक संपूर्ण लॉकडाउन होगा। ये है पिछले साल का नरेंद्र मोदी जी का भाषण है और अलग अलग चीजें हैं। जिस स्टेट में उस स्टेट के अगर किसी बड़े अधिकारी ने कहा हो या बड़े नेता ने कहा हो तो वो सारे इसी समय भेजे जा रहे हैं। अब आपको क्या करेंगे उस स्थिति में, और वो ऐसा हो कि वो इंडस्ट्रियल एरिया हो जहाँ लेबर बहुत ज्यादा काम करते हैं। और पिछले साल की स्थिति आपको याद है, तो आप इस पे बारे में सोच लीजिए आपको क्या करना है। इसके बारे में भी मैं बात करूंगा, तब तक हम चर्चा का विषय देख लेते हैं। पहला विषय है फोर्सिंग द रिवर। ये रिवर का मतलब जैसे हो क्या रहा है, केन और बेतवा रिवर को आज के 40 साल पहले ही कहा जा रहा था कि इसे हम जोड़ेंगे दोनों नदियों को, यानी एक नदी, जिस नदी में पानी ज्यादा उस नदी का पानी दूसरी नदी में पहुंचाएंगे। अब जाके इसको फुल्ली ये कह दिया है कि हाँ ये करेंगे, इस पर सिग्नेचर हो चुका है। होगा क्या, यहाँ देखिए, ये है केन, ये दोनों जो नदियां हैं केन और बेतवा, ये दोनों नदियां यमुना रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। राइट मतलब दाएं तरफ वाली। अगर मान लीजिए यूपीएससी या यूपीपीसी या किसी भी एग्जाम में आएगा तो या तो इसको राइट के बजाय लेफ्ट कर देंगे, लेफ्ट के बजाय राइट कर देंगे, ऐसा ही हो सकता है, बाकी का कुछ और नहीं होगा। दूसरी चीज है कि ये देखिए यहाँ से जाएगा, यहाँ एक डैम बनेगा धौधन डैम, वो ये केन, ये बेतवा केन रिवर है, और यहाँ केन से होते हुए ये बेतवा रिवर है। ये जो बेतवा रिवर है, यहाँ का जो एरिया है ये बुंदेलखंड वाला एरिया, झांसी और ये सब, ये सेमी एरिड रीजन है। सेमी एरिड का मतलब ऐसा होता है जहाँ बहुत ज्यादा बारिश भी ना हो, मतलब बहुत ज्यादा धूप भी ना हो, बहुत कम धूप भी ना हो, यानी मतलब ऐसा भी ना हो कि बारिश लेकिन कम बारिश हुई है। जैसे ही राजस्थान का एरिया, वहाँ कुछ एरिया ऐसा है जहाँ बारिश होती ही नहीं है या इतनी कम होती है, इसको एरिड एरिया कहते हैं। लेकिन ये सेमी एरिड है, मतलब यहाँ थोड़ी बहुत बारिश होती है लेकिन जितनी जरूरत उतनी नहीं होती। तो यहाँ जब केन का जो भी पानी अधिकतर होगा, सरप्लस होगा, वो उसको उठा के यहाँ इस लिंक प्रोजेक्ट से, मतलब इस नहर बना के यहाँ पहुंचा देंगे। और इन लोगों को, जो भी लोग बीच में पड़ेंगे, उनको क्या मिलेगा, ये सब इस पूरे क्षेत्र को, ये इतना जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के सभी लोगों को पीने का भी पानी मिलेगा, इरिगेशन यानी सिंचाई करने का भी पानी मिलेगा, दोनों का फायदा होगा। सरकार के हिसाब से तकरीबन 10 लाख हेक्टेयर जमीन जो होगी वो सिंचित होगी और 60 लाख से अधिक लोगों को पानी मिलेगा पीने के लिए। और ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है ये तो 78 मेगावाट का बनेगा, और साथ में ही हो सकता है कुछ और, अगर और प्रोजेक्ट बनाया जाए तो 103 मेगावाट बिजली का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाया जाता है। ये जो प्रोजेक्ट है इसकी लागत जब शुरुआत में बहुत पहले तो बहुत कम थी, लेकिन बीच में आज के 5-6 साल पहले लगभग 28,000 करोड़ रुपए की लगभग थी, लेकिन अब जब लागू हो रहा है तब तो 37,600 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। इससे कई लोगों को, जैसे इसको नहर को बनाने के लिए, खोदने के लिए और जो भी काम होगा उसके लिए काम मिलेगा। काम मिलेगा मतलब रोजगार मिलेगा। नहर खोदने के लिए कुछ तो आदमी लगेंगे, ऐसे कई सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, भले ही शॉर्ट टाइम के लिए मिले, कुछ टाइम में ये तैयार हो जाएगा। सिर्फ अब इनसे कुछ घाटे भी हैं। घाटे जैसे ऐसे कैसे हैं, फिर नदी जोड़ देना, यानी पानी इधर से उधर नहीं कर देना होता है। जो भी रिवर का फ्लो होता है उस फ्लो में अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी होती है, अलग अलग तरह के मिनरल्स होते हैं, और उन सबका क्या होगा अगर ऐसे जोड़ देंगे तो उस नदी का जो अपना इकोलॉजिकल बैलेंस होता है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। खासतौर पे उस नदी के अंदर जो जलीय जीव रहते हैं, खासकर मछलियां, उनका जो ब्रीडिंग होता है वो चेंज हो जाता है। मतलब मछलियों अगर ब्रीडिंग चेंज हो जाएगी तो उनकी क्या होगा, ब्रीडिंग, मछली हो गई, कछुआ हो गया, इन सबकी ब्रीडिंग चेंज हो जाती है, यानी ये अपने रूटीन में नहीं रह जाते हैं, तो इससे उनकी जनसंख्या घट जाती है और उस तरह पूरा जो बायोलॉजिकल सिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। इसलिए सरकार को सोचने की है। ये देखिए यहाँ पे वो डैम बनेगा, दौदा डैम, और इसके लिए ये माना जाता है कि तकरीबन जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसका 4,141 हेक्टेयर जमीन जो है वो डूब सकती है उस टाइगर रिजर्व के कारण। टोटल 9,000 हेक्टेयर जमीन डूबेगी, जिसमें से पन्ना टाइगर रिजर्व का ही इतना डूब जाएगा 4,000 से ऊपर, और तकरीबन 5,000 जो है वो फॉरेस्ट लैंड होगा वो डूब जाएगा। इससे फायदे किसको किसको हैं, जो एमपी की जनसंख्या है उसमें तकरीबन 3 लाख हेक्टेयर, मतलब 3,70,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी, और जो यूपी की है उसमें 2,70,000 की हेक्टेयर जो होगा भूमि होगी वो सिंचित होगी। ये उनके फायदे हैं, बाकी का और जो होता रहेगा, और बहुत कुछ काम का नहीं है, बस मेन काम क्या यही है। अगली चर्चा का विषय है फार्मर प्रोड्यूस कंपनीज। देखिए कुछ तो बहुत एमएनसीज होती हैं, बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं जो खुद में सिर्फ फार्मर का प्रोड्यूस खरीदती हैं, वो कंपनीज होती हैं। कुछ अभी के समय में जैसे अलग अलग इंटरप्रेन्योर हैं जो अपना ही बना लेते हैं, उस तरह की कंपनी, लोगों को जो भी फार्मर्स होते हैं उनका एक क्लस्टर बना लेते हैं। क्लस्टर का मतलब जैसे 8-10 लोग मिलके एक छोटा सा बना लिए कि हम सब मिलके ये काम करेंगे, और एक जैसे छोटी सी कंपनी बना लेंगे, आपस में ही सहयोग कर लेंगे। और उससे क्या होगा, जब कंपनी बना लेंगे तो मान लीजिए कंपनी बना ली और कोई सब आलू उगाते हैं या कुछ भी उगाते हैं, गन्ना उगाते हैं, या ये तो मान लीजिए सब प्रोडक्ट बिक जाते हैं और भी कोई चीज उगाते हैं, तो उन्होंने कह दिया कि ये हम बनाएंगे और इसको हम कोई एक हमारा जब
फसल तैयार हो गई तो कोई एक इसको बाजार में ले जाके बेच देगा किसी जगह पे भी, या जैसे बड़े हो गए तो बहुत बड़े हो गए तो बहुत सारा सामान इनके पास खुद के पास इकट्ठा होगा तो ये खुद का स्टोरेज बना सकते हैं और सारी चीजें बना सकते हैं। इससे होगा क्या, जो इन फार्मर्स का रिस्क है खासकर एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो कम हो जाएगा, उससे इनकी इनकम कहीं ना कहीं स्टेबलाइज हो जाएगी और बढ़ने के चांस ज्यादा रहेंगे। हमारे भारत में है क्या कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, ऐसे फार्मर जिनकी 2 हेक्टेयर से जमीन कम है, वो तकरीबन 86% है पूरे पॉपुलेशन में। तो ऐसे लोगों को तो दिक्कत होगी, 2 हेक्टेयर से कम में कैसे पूरे साल का खर्चा चल सकता है। और इसके लिए करना क्या होगा, कंपनीज एक्ट 2002 में जो नियम है उसमें कुछ चेंज लाया जाएगा, वही चेंज अभी जो एग्रीकल्चर का लाया गया उसमें लाया गया है, जिससे जो फार्मर होंगे वो ज्यादा से ज्यादा बड़े मार्केट तक पहुंच सकते हैं। और जो फार्मर्स होंगे वो बिल्ड एक स्केलेबल एग्रीकल्चर वैल्यू चेन बना सकते हैं। एग्रीकल्चर वैल्यू वही जो एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक एंड मतलब जहां प्रोड्यूस हो कंज्यूमर तक पहुंचाने में जो फार्मर्स का एक खुद का एक मार्केट बन सकता है। जैसे मान लीजिए 10 फार्मर आ गए, उसमें से 2 फार्मर ऐसे हैं जो उसको बढ़ाने में भी सहयोग कर रहे हैं, बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं, मतलब बिजनेस किस तरह करना है इसका भी कर रहे हैं। तो ऐसे क्या होगा, उनका खुद का जो बिचौलियों का खेल होगा वो कम हो जाएगा, इनका पैसा ज्यादा हो जाएगा। बिहार का एक प्रोजेक्ट बताया गया है, वीमेन एडवांसमेंट इन रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर। ये वुमेन्स करती क्या है, जैसे मान लीजिए ये 2 तरह काम करती है, एक सप्लाई चेन में सप्लाई को इधर से उधर पहुंचाना, दूसरा और सामान तैयार करना, वैल्यू एड करना। मान लीजिए आलू से चिप्स बनाना है, टमाटर उससे केचप बनाना है, या ऐसे ही अलग अलग चीजें हैं जिनसे और चीजें बनानी है। तो इन महिलाओं के हेल्प से उसकी कीमत बढ़ जाती है। आलू अगर मान लीजिए 5 रुपए किलो किसान का बिकता है, तो अगर चिप्स बना के बेचेगा तो 5 रुपए के हिसाब से नहीं बिकेगा, वो जो 5 रुपए का आलू होगा वो कम से कम बिकेगा 30 रुपए 40 रुपए के हिसाब से, और वो हमको मिलेगा 500-600 रुपए के हिसाब से। मतलब उसी आलू का सिर्फ थोड़े से वैल्यू एड करने पर उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो इसलिए वो फायदेमंद है। इससे होगा कि अगर उसको फायदा होगा तो फाइनेंशियल और सोशली उसको बेनिफिट मिलेंगे। तो सोशल बेनिफिट का मतलब क्या हो गया, उसका जैसे कोई किसी तरह की आपदा आ जाती है तो वो उसका आसानी से उसको हैंडल कर सकता है। दूसरी चीज क्या है, इससे फायदा होगा कि मल्टी डाइवर्सनल अप्रोच अपनानी चाहिए हमको। उसका क्या मतलब ये है कि जैसे अभी जैसे सरकार करती है सब्सिडी दे, सिर्फ सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है, उनको कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर देने की जरूरत है, शिक्षा देने की जरूरत है और चीजों की जरूरत है। इसको आप ऐसे आसानी समझ सकते हैं जो बेनिफिट्स है। एक एफपीओ हो तो उससे क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्रेडिबिलिटी होती है, और क्या जैसे ज्यादा लोग ज्यादा पैसे मिलेंगे, ज्यादा पैसे इकट्ठा कर सकते हैं 10 लोग इकट्ठे होकर। ढेर सारे लीगल एंटिटीज होती हैं उसमें, ओन प्रॉपर्टी, मतलब पूरा मान लीजिए उनका खुद का 10 लोगों ने मिलकर एक कोल्ड स्टोर बना लिया तो उसका खुद का हो गया ना, 10 लोगों का हो गया, 10 लोगों का जो भी सामान बनेगा उसको रख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराना में आसान कर दिया सरकार ने, क्या आसानी से करा सकते हैं। एक्सेप्टेंस डिपॉजिट ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, कहीं से लेके भी अपना खर्चा चला सकते हैं। इस पूरे चैन से समझिए क्या होगा, कलेक्टिव फार्मिंग, कुछ लोग मिलकर फार्मिंग करेंगे, वैल्यू ऐड करेंगे, वैल्यू ऐड करेंगे मतलब आलू से चिप्स बनाएंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। 10 लोग हैं तो भाई अगर मान लीजिए कोई मशीन 1 लाख रुपए की तो 10,000 रुपए मिला के आसानी से 10 लोग मिलकर ले सकते हैं, थोड़ा सा लोन मिल जाएगा तो सरकार मदद कर देगी, आसानी से हो जाएगा। ये हो गया स्टोर हाउस बना लेंगे 10 लोग। अब कोई एक आदमी अपने लिए सिर्फ अकेले के लिए स्टोर हाउस बनाए तो खर्चा, और 10 लोग मिलकर बनाए तो खर्चा कम हो जाएगा, एक पर्सन पे कम हो जाएगा। मान लीजिए एक आदमी 50,000 का बनवाना चाहता है, 10 लोग मिलकर 1 लाख का बनवाना चाहते हैं तो भी खर्चा कम हो गया, एक आदमी 50,000 रुपए अकेले पड़ रहा था, वैसे 10 लोगों ने मिलकर 1 लाख का मतलब बड़ा स्टोर हाउस भी बनाया और 10,000 रुपए खर्चे में हो गया। बैंक भी उनके दरवाजे पे आगे सीरीज, उनका बिजनेस बढ़ेगा, ज्यादा होगा तो बैंक खुद सोचेगी ये बिजनेस बढ़ रहा है तो हमें इसको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाना चाहिए, तो वो खुद ही आके अपने आपको लोन देंगे, आपकी जो भी जरूरत होगी उसके लिए पैसा देंगे, क्योंकि सरकार का भी कुछ नियम होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत कि कुछ पैसा तो आपको ग्रामीण अंचल में देना, तो खुद ही आके आपको देंगे। आपकी ब्रांडिंग होगी, अब अकेले आदमी अपना ब्रांड नहीं बना सकता है, लेकिन 10-12 किसान मिलकर ढेर सारी खपत होगी तो ढेर सारा अगर प्रोडक्शन होगा तो वो अपना कोई ब्रांड बना लेंगे, उसका कोई नाम दे लेंगे। बहुत सारे चलते भी हैं अभी ग्रामीण अंचल में, अलग नाम से भुजिया चलती है, चटपटा खटपटा और जो भी चलते हैं, नटखट, ये सब चलते हैं, वो सब यही सब है। और क्या होगा, जो भी मेंबर्स होंगे मिलकर आपस में काम करेंगे तो सबके हित का काम करेंगे, और जो एफपीओ मार्केट धीरे धीरे बड़ा होगा और फिर ये पूरा साइकिल चलता रहेगा और सबको जो भी फार्मर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। अगला प्रोजेक्ट जो है बांग्लादेश से हमें क्या सीखना चाहिए। देखिए बांग्लादेश का 50वां साल है आजाद होने का, 1971 में आजाद हुआ था। उन्होंने क्या किया, देखिए अभी की तुलना में, अभी जो पिछले 10-15 साल में विमेंस का पार्टिसिपेंट, महिलाओं का पार्टिसिपेंट वर्कफोर्स में बढ़ा है। ऐसा नहीं कि इंडिया और बहुत सारे देशों से बहुत ज्यादा, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्रीज में महिलाओं को ज्यादा आजादी दी नहीं गई, लेकिन औरों की तुलना में इसने बहुत अच्छा काम किया है। और इन्होंने अपना लिबरल किया है, इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड दोनों, मतलब ज्यादा से ज्यादा बिजनेस बढ़ाने की कोशिश की है, माइक्रो लेंडिंग किया, छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा सबको लोन दिया है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन मिले और ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोड्यूस हो। बांग्लादेश की 2019 की जीडीपी 8.5% थी, यानी वो जीडीपी जो भारत से भी परसेंटेज में अधिक थी, मतलब ओवरऑल में तो बहुत कम है। अगर बहुत अच्छी होती तो वैक्सीन बना लेते और मतलब हमसे बहुत सारे अच्छे काम कर लेते, क्यों चाइना की गोद में जाके बैठना पड़ता उनको, हमेशा इंडिया और ये सब करना पड़ता, नहीं करना पड़ता। लेकिन हाँ मतलब उनके खुद के देश में देखा जाए तो अच्छी है। कहा जाता है कि अगर 2026 तक इसी रेट से चलते रहे तो लीस्ट डेवलप्ड का कंट्री का जो टैग है वो छोड़ देंगे, मतलब लीस्ट डेवलप में नहीं रह जाएंगे, वो डेवलपिंग में आ जाएंगे। और क्या है, उसने क्या क्या किया है, मैन्युफैक्चरिंग किया, टेक्सटाइल के और गारमेंट्स पे ज्यादा जोर दिया, और धीरे धीरे अपने आप को, पहले एग्रीकल्चर को फिर टेक्सटाइल को बढ़ावा दिया और धीरे धीरे वो शिफ्ट कर रहे हैं अपने आप को मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ। इन्होंने ये सब सीखा कहाँ है, वियतनाम ने आसियान को 1995 में ज्वाइन किया था, उससे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ज्वाइन किया था,
उसी के नक्शे कदम पे चलता आ रहा है। ट्रेड एग्रीमेंट ज्वाइन कर रहा है, अलग अलग समूह ज्वाइन कर रहा है, अलग अलग देशों से फ्री प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट का फायदा ले रहा है। प्रेफरेंशियल ट्रेड ये होता है कि मान लीजिए दो अलग अलग देश हैं, देश ए है बी है, अगर ए ने किसी देश सी के साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखा है तो उसको कुछ छूट मिलेगी, एक्स्ट्रा छूट मिलेगी, जबकि बी को वो छूट नहीं मिलेगी। तो ऐसा ईयू के साथ इसने कर रखा है, कनाडा के साथ कर रखा है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यहाँ तक कि भारत के साथ भी कर रखा है। छूट मिलेगी कि ऐसा हो सकता है कि टैक्स बहुत जीरो, एकदम बहुत कम हो, या बहुत एकदम जीरो ही हो, ऐसा हो सकता है। तो इससे फायदा होगा जिसको भी, उसके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो सस्ते भी पड़ेंगे तो लोग ज्यादा खरीदेंगे। बांग्लादेश ने अपने सारे जो भी कोर क्षेत्र हो सकते हैं उसमें धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया है और प्रोडक्शन बढ़ाया है। वो कोई भी क्षेत्र हो, सारे क्षेत्रों में, पावर जनरेशन हो, प्रोडक्शन हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो, फार्मास्यूटिकल हो, सब क्षेत्रों को धीरे धीरे बढ़ावा दे रहा है। और क्या कर रहा है बांग्लादेश? बांग्लादेश से हमें जैसे क्या सीखना चाहिए? अगर हम ग्लोबल हब बनना है, मतलब ग्लोबल हब का मतलब कहीं जहाँ सभी लोग इकट्ठा होते हैं, एक पूरे रीजन को ऊपर उठाना, तो हमें क्या करना चाहिए? एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना चाहिए। हमारे भारत में कई बने हुए हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि नहीं बने हुए। कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, और ऐसा एनवायरमेंट बनाना चाहिए जिससे लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे फॉरनर हो। चाइना ने शुरुआत में 1978 के समय में ऐसा ही किया था, जिससे आज चाइना ने अमेरिका से ही पैसे लिए और आज अमेरिका को ही आंख दिखा रहा है। अमेरिकन इन्वेस्टर्स ही पैसा उसमें डाल के रखे हैं चाइना को इतना आगे ले जाने में। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि वो खुद ही उस पर आंख दिखाने को राजी है, मतलब तैयार है। राजी क्या है, ऐसा कुछ राजी थोड़ी नहीं कहते। भारत भी कई सारे प्रोजेक्ट इंडिया, नेपाल के साथ और भूटान के साथ, पाकिस्तान सबके साथ चला रहा है, साथ में बांग्लादेश के साथ भी चल रहा है। अभी हाल ही में एक रेल लिंक प्रोजेक्ट हुआ है। इससे होगा क्या, बांग्लादेश को डायरेक्ट फायदा होगा कि उसका भारत से कनेक्शन हो जाएगा, और भारत का क्या फायदा है कि वो नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र से, देखिए ये इधर भारत है और इधर भारत है, तो इस वाले क्षेत्र से बांग्लादेश की मदद से आसानी जुड़ जाएगा, हमारी कनेक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी, और चाइना का जो डर है उस क्षेत्र में वो घट जाएगा। इसको हमारे ट्रैफिक, और दूसरा क्या है, ट्रैफिक जैम। ट्रैफिक जैम मतलब क्या, जो शहरों में ही होता है, जो नदियों में भी होता है। ये कैनाल क्या है, ये कैनाल मैन मेड है, मतलब आदमी ने बनाया है। सुएज कैनाल ये इजिप्ट में है, 1869 में बनी हुई थी। ये करती क्या है, जो ये मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर और लाल सागर, इन रेड सी, इन दोनों को जोड़ती है। पहले क्या था, अगर ये नहीं थे तो कहीं यूरोप से लाना होता तो पूरा या तो ये रास्ता तय करिए इंडिया, ये ऐसे यहाँ से होते हुए, या तो फिर ये पूरा लैंड रूट तय करिए। तो लैंड रूट वैसे भी महंगा पड़ता है, टाइम टेकन होता है, और लोगों का जो खतरा होता है वो अलग से। तो इसलिए इतना बड़ा रूट हुआ करता था, मतलब कम से कम 1 महीने का टाइम जो लगता है वो समझिए सिर्फ यहाँ से, ये यहाँ से अंदर गए, यहाँ से ऐसे अंदर, और ये होते हुए यहाँ से, ये जो इसमें साफ दिख रहा है ये यहाँ से गए। ये इजिप्ट का क्षेत्र है, इजिप्ट का ही बना हुआ है, मतलब इजिप्ट में बना हुआ है। इस सुएज कैनाल से इस समय दुनिया का लगभग 12% जो बिजनेस होता है वो होता है जो वाटर रूट से होता है। दूसरी बात, इसी सिर्फ सुएज कैनाल से जो इजिप्ट है वो पिछले साल तकरीबन $5.61 बिलियन कमाई की है, सिर्फ एक नहर से। सोचिए, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए मान लीजिए घुमा फिर, अगर सब कुछ माना जाए तो 50,000 करोड़ तो वैसे ही है, और जो भी फायदे मिलते हैं, मतलब उनको जो रोजगार मिलता है और चीजें मिलती हैं, खाना पानी, ये तो डायरेक्ट वाला है, जो टैक्स से लेता है, कुछ पैसा देता है ना हर कंट्री, और जो अलग से मिलता है। इसको जो ये कैनल बनाने का पहले शुरुआत में इंग्लैंड और फ्रांस परेशान थे, मतलब इन्होंने ज्यादा फोर्स किया और इन्होंने बनवाया था कि यहाँ बना लो। उसके बाद इसका पैसा मिलता है, वो पैसा तो कमाती है, साथ में पूरी दुनिया में कनेक्टिविटी भी देती है। ये खबर इसलिए है क्योंकि एक चाइना का बहुत बड़ा शिप, तकरीबन 100 टन से भी बड़ा शिप, मतलब उसमें 100 टन से ज्यादा वजन आता हो, उससे भी बड़ा शिप फंस गया है। वो फंस गया है, ऐसे फंस गया है कि थोड़ी, क्योंकि अब सोचिए इतने छोटे से, इतने पतले से नहर में एक छोटी जगह फंस गया है, तो इधर और इधर दोनों तरफ लग गए हैं जाम। इसी चक्कर में ये इसमें खबरों में आया। पिछले 8-10 सालों में इसको और चौड़ा किया गया, लेकिन अभी इतना चौड़ा नहीं हो चुका है कि एक पूरी नहर हो सके। यहाँ कितनी चौड़ाई और यहाँ कितनी चौड़ाई, इसी कारण इसमें घट्टा। इसमें बस इतना ही जरूर काम का जरूरत ही इतना ही, और कुछ मैंने और अलग दे रखा है, उसमें देख लीजिएगा आराम से, आपको समझ में आ जाएगा। आज के विविध में सिर्फ 2 खबरें हैं। सीधी सी बात, नया कोरोना का एक नया वेरिएंट आया है, उसमें क्या घाटे क्या फायदे। नया वेरिएंट समझिए, जैसे म्यूटेंट मतलब एक नया वेरिएंट आया, जैसे फोन का नया वेरिएंट आता है ऐसे नया वेरिएंट आया है। और दूसरा क्या है कि ये है कि इसके जो अभी फर्टिलिटी रेट है वो कम है, और एक होता है फिजिकल एस्टिमेट, जैसे खिलाड़ी होते हैं दवा लेते हैं और इस तरह के, मतलब कुछ देर के लिए अचानक एकदम पावर आ जाए, उस तरह से फिजिकल एस्टिमेट यूएसए ने किया था, भारत ने भी किया है, हर देशों ने अलग अलग किया। उनकी इकोनॉमी पर जो इन्वर्स हो सकता है वो कम हुआ है। देखिए यूएसए ने अपने हिसाब से किया, जितनी उसकी औकात थी, भारत ने अपने हिसाब से किया है। तो बस ये फिजिकल एस्टिमेट मतलब समझ में आ गया, अचानक थोड़ा कुछ समय के लिए पैसा दिया गया, प्रोत्साहन राशि जो दी गई है। और फायदे का क्या है, देखिए रिवीजन ये इससे पहले हो चुका है, गवर्नमेंट ने जो बिल था दिल्ली का उसने पास कर दिया है। दिल्ली के बारे में जान लेते हैं, 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, जिससे 1991 में दिल्ली में आर्टिकल 39AA के तहत लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई थी, ठीक है। और इसके साथ एलजी का काम जारी था। दूसरा क्या हुआ है, भारत सरकार को आर्टिकल 239B के तहत ये अधिकार मिलता है कि वो किसी जहां भी यूटीज हैं वहां पे वो मन चाहे तो लेजिस्लेटिव असेंबली बना सकती है, और चाहे तो हटा भी सकती है। इसके लिए राज्य सरकार से पूछने की जरूरत नहीं है। तो अब पावर टसल चल रहा है। अब क्या हो गया कि अब जो स्टेट गवर्नमेंट जो काम करेगी, स्टेट मतलब यूटी की गवर्नमेंट यानी दिल्ली की गवर्नमेंट जो काम करेगी, उसके लिए एलजी की परमिशन जरूरी है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, 2018 में एक वो आया था, तो कुछ मामलों को छोड़ के ऐसे जरूरी नहीं था। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी का जो भी आपका सुझाव हो वो पूरी तरीके से
पूरी की पूरी तरीके से वेलकम है। और भी कोई चीज़ चाहिए तो ज़रूर इसमें कमेंट करिए, लाइक करिए और मन करे तो शेयर करिए। जैसा भी जो समझ में आए वो ज़रूर अच्छे काम